इतिहास को किताबों में पढ़ना अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम किसी शहर का नक्शा देख रहे हो। मतलब सब कुछ बहुत साफ है, सीधी रेखाओं में बटा हुआ है और पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल, उस नक्शे को देखकर ये समझना बहुत आसान होता है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है या कौन सा मोहल्ला कहाँ खत्म होता है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी इतिहास को एक बेहतरीन साहित्य के जरिए महसूस किया जाए, तो वो ऐसा है जैसे जैसे उस शहर की जलती हुई धुएं से भरी सड़कों के ठीक बीचों बीच खड़े होना। बाप रे, वो भी बिना किसी दिशा निर्देश के। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। स्वागत है आज की इस गहन चर्चा में। हमारे सामने आज स्रोतों का एक पूरा पहाड़ है, जिसमें साहित्यिक आलोचनाएं हैं, ऐतिहासिक शोध पत्र हैं और कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स भी हैं। और इन सब का केंद्र है बापसी सेधवा का मास्टरपीस उपन्यास आइस कैंडी मैन, जिसे क्रैकिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। तो ये स्पष्ट कर दूं कि आज की हमारी इस चर्चा का उद्देश्य केवल एक कहानी सुनाना नहीं है। हमारा मकसद ये गहराई से जांचना है कि कैसे 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन का वो भारी आघात, वो सांप्रदायिक हिंसा और राजनीति ने आम इंसानों की जिंदगी को तबाह कर दिया। बिल्कुल, और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। हमारे पास जो ऐतिहासिक शोध पत्र हैं, वे स्पष्ट करते हैं कि हम एक ऐसे दौर पर बात कर रहे हैं जो इंसानियत के सबसे काले पन्नों में दर्ज है। क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक लकीर खींचने का मामला तो था नहीं। एकदम नहीं। ये लाखों जिंदगियों के उजड़ने, रातों रात बेघर हो जाने और अकल्पनीय हिंसा का एक भयावह अध्याय था। इन स्रोतों से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ऐतिहासिक घटना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात थी। मतलब एक कागज पर खींची गई लकीर ने सदियों पुराने पड़ोसियों को रातों रात एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। हाँ, और इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे स्रोतों में दी गई लेखिका की पृष्ठभूमि पर गौर करना होगा। अच्छा, बापसी सिधवा के बारे में। जी। उनका जन्म लाहौर में हुआ था और वो पारसी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। हमारे पास जो साहित्यिक आलोचना के नोट्स हैं, वे बताते हैं कि अगर हम उनके पूरे साहित्यिक सफर को देखें, चाहे वो उनकी रचना द क्रो ईटर्स हो या फिर एन अमेरिकन ब्रैट, उनके विषय हमेशा से काफी गंभीर रहे हैं ना। बिल्कुल। उनके लेखन के मुख्य विषय हमेशा अल्पसंख्यक पहचान, महिलाओं के जटिल अनुभव और विभाजन की राजनीति के इर्द गिर्द घूमते हैं। 1947 का वो ऐतिहासिक परिदृश्य जहां लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों ने अपनी जान गंवाई। और वो सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं था, वो एक गहरा ऐतिहासिक घाव था। और यही घाव इस पूरे उपन्यास की रीढ़ है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो है इस कहानी को बयां करने का नजरिया। हाँ, दृष्टिकोण बहुत अहम है। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर बड़े नेताओं के नजरिए से पढ़ते हैं, लेकिन इस उपन्यास में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारे नोट्स भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें यह समझना होगा कि यहाँ एक पारसी दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि पारसी लोग तो विभाजन के दौरान किसी पक्ष में नहीं थे ना। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यही माना जाता है। उस हिंसक दौर में जहां मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम और सिख आमने सामने थे, पारसी समुदाय खुद को एक तरह से तटस्थ मानता था, मतलब न्यूट्रल। उनकी संख्या भी तो बहुत कम थी। बिल्कुल। और वे सीधे तौर पर इस राजनीतिक टकराव का हिस्सा नहीं थे। लेकिन यह उपन्यास एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाता है। क्या सच्चाई? वो ये सवाल उठाता है कि जब चारों तरफ खून खराबा और पागलपन हावी हो, तो क्या किसी भी समुदाय के लिए पूरी तरह से तटस्थ रहना संभव रह जाता है? बाप रे, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और यही वो बिंदु आता है जहां मासूमियत और खौफ का सीधा टकराव होता है। हाँ, लेनी का किरदार। बिल्कुल। इस पूरी तबाही और खौफनाक इतिहास को लेनी नाम की एक छोटी सी बच्ची की आंखों से दिखाया गया है। लेनी सिर्फ एक 8 साल की बच्ची नहीं है, वो पोलियो से भी पीड़ित है। और विभाजन से पहले का लाहौर उसके लिए एक बहुत ही सुरक्षित, रंग-बिरंगी दुनिया है। हाँ, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी सब एक साथ एक ही मोहल्ले में शांति से रहते हैं। एक बच्ची होने के नाते लेनी इस दुनिया को बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के दिखती है। मतलब उसे नहीं पता कि धर्मों के बीच की दूरियां क्या होती हैं या राजनीतिक रैलियों में क्या नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, वो चीज़ों को वैसे ही देखती है जैसी वे हैं, एकदम बिना किसी फिल्टर के। वो इंसानों को उनके धर्म से नहीं, उनके स्वभाव से पहचानती हैं।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, एक बच्ची के नजरिए से इस भयानक हिंसा को देखना ऐसा है जैसे कोई डरावनी फिल्म बिना ये जाने देखना कि विलेन के इरादे क्या हैं। एकदम सही उपमा है ये। जरा कल्पना करें, एक बच्ची को बस चीखें सुनाई दे रही हैं, खून दिख रहा है, शहर में आग लगी दिख रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। उसे राष्ट्रवाद या बंटवारा जैसे भारी भरकम शब्दों का कोई अंदाजा नहीं है। और यह उस स्थिति को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। अच्छा, हमारे स्रोतों में एक सवाल बार बार उभर कर आता है। कौन सा सवाल? क्या लेनी का जो पोलियो है, जो उसका शारीरिक लकवा है, वो उस समय के पूरे समाज के वैचारिक लकवे का कोई रूपक हो सकता है? मतलब एक सिंबल? ये साहित्यिक विश्लेषकों द्वारा सुझाया गया एक बहुत ही शानदार और प्रतीकात्मक विचार है। कैसे? देखिए, पोलियो की वजह से लेनी जिस तरह से शारीरिक सीमाओं में बंधी है, ठीक वैसे ही वो पूरा समाज राजनीतिक और सांप्रदायिक नफरत की वजह से पंगु हो चुका था। मतलब समाज के समझदार लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। समाज के जो बड़े लोग थे वे सही और गलत का फैसला करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए थे। ये बाल दृष्टिकोण मासूमियत और खौफ के बीच एक गहरा विरोधाभास पैदा करता है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। क्या हम कुछ ज्यादा ही गहराई में नहीं जा रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरा मतलब है, क्या पोलियो सिर्फ एक बीमारी नहीं हो सकती? अक्सर आलोचक हर चीज में रूपक ढूंढने लगते हैं। ये भी एक नजरिया हो सकता है। क्या ये संभव नहीं कि लेखिका ने सिर्फ एक कमजोर और असहाय बच्ची का चित्रण करने के लिए इस बीमारी का इस्तेमाल किया हो, ताकि उसकी बेबसी को दिखाया जा सके जब उसका शहर जल रहा था? आपका ये सवाल बहुत जायज है, और ये सच है कि कभी-कभी साहित्य में चीजों को बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक मान लिया जाता है। हाँ, वही मैं कह रही थी। लेकिन हमारे पास जो सिद्धवा के खुद के साक्षात्कारों के नोट्स हैं, वे इस ओर इशारा करते हैं कि ये चुनाव जानबूझकर किया गया था। अच्छा, तो मतलब ये सच में एक रूपक है? जी हाँ। लेनी का शारीरिक रूप से लंगड़ाना सिर्फ उसकी निजी शारीरिक कमजोरी नहीं है, बल्कि वह उन वयस्कों की नैतिक विकलांगता के बिल्कुल विपरीत खड़ा किया गया है, जो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, लेकिन मानसिक और नैतिक रूप से पूरी तरह अपाहिज हो चुके हैं। बिल्कुल। मासूमियत का ये चश्मा उस हिंसा के नंगेपन को और भी ज्यादा उजागर कर देता है। अगर लेनी की आंखें इस कहानी का कैमरा है, तो उस कैमरे का मुख्य फोकस कौन है? कहानी के मुख्य किरदार। हाँ, और हमारे शोध पत्रों के अनुसार इस उपन्यास के जो पात्र हैं, वे सिर्फ इंसान नहीं हैं। वे दरअसल पूरे राष्ट्र, समाज और उसकी बदलती हुई मानसिकता के जीते जागते प्रतीक हैं। तो सबसे पहले किस किरदार की बात करें? सबसे पहले बात करते हैं आया की, जिसका असली नाम शांता है। आया का किरदार बहुत ही सशक्त है। वह अविभाजित भारत की सुंदरता, सौहार्द और उसकी साझा संस्कृति का प्रतीक है। वे एक हिंदू महिला है जो लेनी की देखभाल करती है ना? हाँ, और विभाजन से पहले के माहौल में आया के प्रशंसक हर धर्म और समुदाय से हैं। जैसे कोई मालिश करने वाला है, कोई चाकुओं पर धार लगाने वाला है, और कोई आइस कैंडी बेचने वाला। वे सब उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे एक समय में भारत की उस मिलीजुली संस्कृति को सब प्यार करते थे। वो एक तरह से उस धरती का रूपक है जिसे सब अपना बनाना चाहते हैं। और आया के उन्हीं प्रशंसकों में से एक सबसे खास प्रशंसक है आइस कैंडी मैन। हाँ, वही पात्र जिस पर इस किताब का शीर्षक रखा गया है। एकदम सही। हमारे स्रोतों में इसके किरदार का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया गया है। शुरुआत में वो कैसा लगता है? शुरुआत में वो बेहद आकर्षक है, चुलबुला है, लोगों को हंसाता है। वो लेनी के लिए बर्फ की कैंडी लाता है, उसे कहानियां सुनाता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन जैसे ही हवा में नफरत घुलती है, जैसे ही लाहौर स्टेशन पर गुरदासपुर से लाशों से भरी हुई एक ट्रेन आती है, वो पूरी तरह बदल जाता है। वो एक खूंखार कट्टरपंथी बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखिका ने इस विलेन को ही अपनी कहानी का नाम क्यों दिया। हमारे पास मौजूद आलोचनात्मक निबंध इस बात पर जोर देते हैं कि आइस कैंडी मैन का जो चारित्रिक पतन है, वो केवल एक व्यक्ति का पतन नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो पूरी सभ्यता का पतन है। वो ट्रेन वाली घटना उसके दिमाग को पूरी तरह से बदल देती है। वो ये दिखाता है कि कैसे एक हंसता खेलता इंसान भी नफरत की आग में जलकर एक दानव बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस बात से पूरी तरह सहमति नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है? अगर हम ये कहें कि ये पूरी सभ्यता का पतन था या माहौल ही ऐसा था,
तो क्या हम इस आइस कैंडी मैन को उसके निजी अपराधों के लिए दोष मुक्त नहीं कर रहे हैं? ये एक अच्छा तर्क है। मेरा मतलब है, क्या ये कहना बहुत आसान नहीं है कि वो तो बस हालात का मारा था? क्या एक अच्छा इंसान सिर्फ एक राजनीतिक माहौल के बदलने से रातों रात महिलाओं का अपहरण करने वाला राक्षस बन सकता है? सोचने वाली बात है। मेरे विचार से वो अंधकार उसके अंदर पहले से ही कहीं मौजूद होगा, जिसे बाहर आने के लिए बस एक राजनीतिक बहाने की जरूरत थी। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है जो आपने उठाया है, और दरअसल हमारे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाले स्रोतों में इसी बात पर गहराई से चर्चा की गई है। अच्छा, तो मनोविज्ञान क्या कहता है इस बारे में? ये सिर्फ हालात का मारा होने की बात नहीं है, ये भीड़ की मानसिकता, जिसे हम मॉब मेंटालिटी कहते हैं, और हिंसा के वैधीकरण का तंत्र है। हिंसा का वैधीकरण मतलब हिंसा को सही ठहराना? बिल्कुल। जब समाज का नैतिक ढांचा चरमरा जाता है, या जब कानून खुद हिंसा को एक तरह की मौन स्वीकृति दे देता है, तो इंसान के अंदर का जो छुपा हुआ जानवर है वो बाहर आ जाता है। हाँ, जिसे वो सामान्य दिनों में सामाजिक नियमों के डर से दबा कर रखता है, उसे बाहर आने का और उस पर गर्व करने का मौका मिल जाता है। बाप रे! आइस कैंडी मैन अचानक से बुरा नहीं बना, बल्कि उसे बुरा बनने का एक जायज कारण मिल गया। अपने समुदाय की नजरों में वो हत्यारा नहीं, बल्कि एक रक्षक महसूस करने लगा। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है ये, कि कैसे समाज की स्वीकृति एक इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ये मनोविज्ञान इस कहानी को और भी डरावना बनाता है। लेकिन उस अंधेरे में क्या कोई रोशनी की किरण थी? हमारे नोट्स में एक और पात्र का जिक्र है, गॉड मदर। जी हाँ, गॉड मदर उस अंधकार में कहानी में एक मजबूत नैतिक शक्ति की तरह खड़ी रहती हैं। वो पारसी समुदाय की एक बुजुर्ग महिला है ना? हाँ, जब सब लोग पागलपन का शिकार हो रहे थे, तब वो उस प्रतिरोध का, एक नैतिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो ये साबित करती हैं कि जब चारों तरफ सब कुछ जल रहा हो, तब भी ये संभव है कि कुछ लोग अपनी नैतिकता को मजबूती से थामे रखें। वे ये दिखाती हैं कि तटस्थ रहने का मतलब कायर होना नहीं है, बल्कि सही समय पर मजबूत स्टैंड लेना है। लेकिन गॉड मदर जैसी नैतिक शक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। अब हम उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जो इस किताब का सबसे भयानक हिस्सा है। हाँ, जब लाहौर अचानक से नफरत के एक बड़े ज्वालामुखी में बदल जाता है। जो लोग सदियों से पड़ोसी थे, जिनके साथ कल तक उठना बैठना था, वे रातों रात एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और इसी टूटते हुए समाज में हमें वो दृश्य देखने को मिलता है जो हमारे सभी स्रोतों का केंद्र बिंदु है, मासूमियत का क्रूर अंत। बिल्कुल। कहानी का सबसे दुखद, सबसे दिल दहला देने वाला क्षण वो है जब एक गुस्साई हुई भीड़ आया को ढूंढते हुए घर आती है। उस भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लेनी और आया पहले से जानते थे। और लेनी को लगता है कि आइस कैंडी मैन अभी भी उनका दोस्त है। वो उसकी बातों में आ जाती है और अनजाने में अपनी प्यारी आया के छिपने की जगह उस भीड़ को बता देती है। उसे लगता है कि सच बोलना सही है, क्योंकि बच्चों को तो हमेशा सच बोलना ही सिखाया जाता है। लेकिन इसके उस एक मासूम सच की वजह से भीड़ आया को घसीटते हुए ले जाती है और उसका अपहरण हो जाता है। ये घटना बहुत ही गहराई से ये दर्शाती है कि कैसे मासूमियत भी इतिहास के उन क्रूर अपराधों में भागीदार बन जाती है, अनजाने में ही सही। बिल्कुल। और यही हमें उस नारीवादी दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है जिसका जिक्र हमारे कई शोध पत्रों में किया गया है। मैं यही पूछने वाली थी, इस नारीवादी दृष्टिकोण का असल तंत्र क्या है? अक्सर लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब था? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कहानी में एक महिला को नुकसान पहुंचाया गया। इसका मतलब ये समझना है कि पितृसत्तात्मक समाज में राजनीति और युद्ध कैसे काम करते हैं। मतलब युद्ध में महिलाओं का इस्तेमाल कैसे होता है? हाँ, जब दो समुदाय लड़ते हैं तो वे एक दूसरे को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए महिलाओं के शरीर को युद्ध के मैदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही भयानक है। किसी भी समुदाय की इज्जत को उसकी महिलाओं के शरीर से जोड़ दिया जाता है। इसलिए आया का अपहरण सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि ये एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय की इज्जत लूटने का एक राजनीतिक हथियार था। एकदम सही। आइस कैंडी मैन का आया का अपहरण करना और उसे वेश्यावृत्ति में धकेलना दरअसल उस बदले का हिस्सा था जो उसने उस ट्रेन में आए लाशों को देखकर महसूस किया था। ये एक बहुत ही भारी सच है। और लेनी का वो कृत्य, जरा सोचिए, एक बच्ची के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा? जीवन भर का सदमा। वो एक अनजाने में किया गया विश्वासघात था। लेनी का कोई बुरा इरादा नहीं था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो तो बस अपने दोस्त पर भरोसा कर रही थी। लेकिन विडंबना देखिए, क्रूर इतिहास इरादों की बिल्कुल परवाह नहीं करता।
इतिहास के उस खूनी पहिए के नीचे मासूमियत कुचली ही जाती है, चाहे वो कितनी ही अनजाने में क्यों ना सामने आई हो। ये घटना लेनी के बचपन को उसी क्षण खत्म कर देती है। बिल्कुल। अब इस पूरी कहानी को अगर हम एक बड़े कैनवस पर देखें तो हमारे स्रोतों से जो प्रमुख विषय उभर कर सामने आते हैं वो बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे ऐतिहासिक फैसले जो नेताओं द्वारा बंद कमरों में लिए जाते हैं, वे सिर्फ संधियों और नक्शों तक सीमित नहीं रहते। वे आम लोगों के बेडरूम में, उनके आंगन में घुसपैठ करते हैं और उनकी पूरी दुनिया को उलट-पलट कर रख देते हैं। और यहीं पर ऐतिहासिक शोध पत्रों में बार-बार उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण का जिक्र आता है। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण मतलब पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग। जी। हमने देखा कि कैसे लोग रातों रात दुश्मन बन गए, लेकिन ये बीज कैसे बोया गया? क्या अंग्रेज सच में इस नफरत के लिए जिम्मेदार थे? ये समझना बहुत जरूरी है। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण कोई भारी भरकम अकादमिक शब्द नहीं है, ये एक सीधा सा सच है। कैसा सच? ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे औपनिवेशिक सत्ता ने दशकों तक फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने समुदायों को उनके धर्म के आधार पर बांटा, बिल्कुल, उनके बीच अविश्वास पैदा किया और जब उन्होंने देश छोड़ा और जल्दबाजी में एक नक्शे पर लकीर खींच दी। हाँ, तो वो सदियों का अविश्वास उस भयानक सांप्रदायिक हिंसा के रूप में फट पड़ा। ये उस औपनिवेशिक विरासत का सीधा परिणाम था जिसने समाज की जड़ों में जहर घोल दिया था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी गहराई से इस इतिहास और इन आलोचनात्मक दस्तावेजों को खंगालने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का असली उपयोग तो उसे आज की दुनिया से जोड़कर देखने में ही है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ 1947 के उस दौर की नहीं है। किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना करें, हमारे अपने आस पड़ोस को देखें, जहां हम हर दिन लोगों से मिलते हैं। जब बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जब विचारधाराओं का टकराव और ध्रुवीकरण बढ़ता है, तो कैसे सामान्य जीवन और आपसी रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ये किताब हमें एक चेतावनी देती है कि कोई भी समाज इतनी आसानी से कैसे बिखर सकता है। यही कारण है कि साहित्य की भूमिका ऐतिहासिक दस्तावेजों से कहीं ज्यादा सशक्त हो जाती है। मैं इस बात से 100% सहमत हूं। हमारे पास जो इतिहास की किताबें हैं, वे हमें केवल तथ्य, तारीखें और मौत के आंकड़े दे सकती हैं। वे बता सकती हैं कि कितने लोग मारे गए या कितने विस्थापित हुए। लेकिन साहित्य, विशेष रूप से सिद्धवा का ये उपन्यास, उस भावनात्मक सच्चाई को सहेज कर रखता है। ये हमें उस 8 साल की बच्ची का दर्द महसूस कराता है। ये हमें आया की बेबसी दिखाता है। वे चीजें जो किसी भी सरकारी फाइल या मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं हो सकती। सही कहा। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये दोहराना बहुत जरूरी हो जाता है कि आइस कैंडी मैसिफिक विभाजन की कहानी भर नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिशाली दस्तावेज है जो ये दिखाता है कि जब इंसानियत को बहुत भारी दबाव, डर और नफरत के साए में रखा जाता है तो असल में क्या टूटता है। लैनी के उन मासूम आंखों से देखा गया उस खूबसूरत मिले जुले लाहौर का हमेशा के लिए छिन जाना और आया के साथ हुई वो अकल्पनीय त्रासदी, ये सब इस किताब को उत्तर औपनिवेशिक साहित्य का एक मील का पत्थर बनाते हैं। ये इंसान के अंदर छिपे अंधेरे और उजाले दोनों का एक बहुत ही ईमानदार आईना है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में जो गलतियां हुई, उनके निशान कितने गहरे हो सकते हैं और उन आघातों को बिना समझे आगे बढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये मानवीय स्वभाव का एक गहरा अध्ययन है। और यहीं पर सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार सामने आता है जो इस पूरे विषय की जड़ों से जुड़ा हुआ है। कौन सा विचार? आज की इस चर्चा में हमारी स्रोतों के माध्यम से हमने पारसी समुदाय की उस स्थिति का जिक्र किया था। वे लोग जो उस भीषण हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच तटस्थ रहने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, एक बहुत ही मुश्किल और नाजुक स्थिति। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है, जब समाज में हर तरफ ध्रुवीकरण और नफरत का माहौल हो, जब लोगों को सिर्फ हम और वे में बांट दिया गया हो, तो क्या तटस्थ बने रहने की कोशिश करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है? ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। या फिर जब इतिहास का खौफनाक दौर सच में आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो क्या तटस्थता सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाती है? एक ऐसा भ्रम जिसे हिंसा की एक चिंगारी कभी भी जलाकर राख कर सकती है। इस विचार पर गहराई से गौर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।